मित्रों, अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। अपने हिंदी भाषी दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी उस चैनल की कड़ियों को देखें, क्योंकि अनुवाद करते समय कुछ नए तथ्य भी समाविष्ट किए गए हैं जो हिंदी की कड़ियों में शामिल नहीं हो पाए थे। यदि आप चाहते हैं कि भारत का गौरवपूर्ण इतिहास अपनी पूरी सच्चाई के साथ अहिंदी भाषी दर्शकों तक भी पहुंचे, तो कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। 16 सितंबर 1857 को जिस दिन अंग्रेजों ने मैगजीन पर फिर से अधिकार किया, उसी दिन क्रांतिकारी सेना का प्रधान सेनापति बख्त खां बादशाह बहादुर शाह जफर की सेवा में उपस्थित हुआ। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर में लिखा है, बख्त खां ने बादशाह से कहा, दिल्ली अब आपके हाथों से निकलती जा रही है। फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि अब हमें विजय की कोई आशा ही नहीं रह गई है। मैं यह समझता हूं कि अब एक ही स्थान पर एकत्रित होकर युद्ध करने के स्थान पर यदि हम बाहर निकलकर खुले प्रदेशों में शत्रु को थकाने में जुट जाएंगे तो अंतिम विजय हमें ही प्राप्त होगी। जो वीर इस स्वाधीनता संग्राम में अंत तक अपनी तलवारें संभालकर युद्ध करने के लिए कृत संकल्प होंगे, उन्हें अपने साथ लेकर मैं दिल्ली से बाहर निकलूंगा और शत्रुओं से लोहा लूंगा। शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने के स्थान पर मैं उससे युद्ध करते हुए दिल्ली से बाहर निकलना बेहतर समझता हूं। अतः जहां पनाह भी हमारे साथ दिल्ली से बाहर निकल चलें, जिससे आपकी पताका के नीचे ही हम स्वराज्य की स्थापना का यह पावन संघर्ष जीवन की अंतिम घड़ी तक जारी रखें। वीर सावरकर ने लिखा है, यदि इस वृद्ध मुगल बादशाह में बाबर, हुमायूं अथवा अकबर की वीरता का 100वां हिस्सा भी होता तो वह इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता तथा बख्त खां के साथ दिल्ली से बाहर निकल पड़ता। किंतु वार्धक्य से हताश, राजविलास से मतिमंद और पराजय से भयभीत हुआ बहादुर शाह जफर अंत तक कोई भी निश्चय नहीं कर सका। 16 सितंबर 1857 को दिल्ली के बहुत से जिहादी लाल किले के सामने आकर एकत्रित होने लगे, जिनके लीडर मौलवी सरफराज अली थे और बागी फौज के कई प्रमुख अफसर भी थे। हम पिछली कड़ियों में बता चुके हैं कि जिहादी वे लोग थे जो सैनिक नहीं थे, किंतु बादशाह को फिर से हिंदुस्तान का राजमुकुट दिलवाने के लिए अपने प्राण हथेली पर रखकर अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे। इन जिहादियों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में थे। यहां तक कि हिंदुओं एवं मुसलमानों की औरतें भी इन जिहादी जत्थों में शामिल हो गई थीं। ये लोग लाल किले के अंदर गए और बहादुर शाह जफर की मिन्नत करने लगे कि वह लड़ाई में उनका नेतृत्व करे। सईद मुबारक शाह ने बादशाह को विश्वास दिलाया कि दिल्ली के समस्त शहरी, पूरी सेना और आसपास के समस्त लोग उसके साथ होंगे और उसके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। हम अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे। लेकिन बादशाह कोई निर्णय नहीं ले सका। जैसे जैसे और जिहादी और शहरी लोग डंडे, तलवारें और पुरानी बंदूकें संभाले किले के बाहर जमा होते गए, तो ऐसा लगने लगा कि पासा पलटने का वक्त आ गया है। किले के अंदर हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। शहजादे मिर्जा मुगल ने बादशाह से कुछ रुपए मांगे ताकि वह अपनी सेना को वेतन दे सके और सेना उस वेतन से कुछ खाना खरीद सके। इस पर बहादुर शाह जफर ने शहजादे के संदेशवाहक को जवाब दिया कि घोड़ों का सारा साजो सामान, हमारा चांदी का हौदा और कुर्सी मिर्जा मुगल को भिजवा दी जाए ताकि वह उसे बेचकर सिपाहियों को पैसा दे सके। इस समय किले में चारों तरफ गोले गिर रहे थे। शहर में सामान मिलना बंद हो गया था, इसलिए किले में सलातीन और शहजादे सभी भूखे मरने लगे थे। सईद मुबारक शाह ने लिखा है कि जब बादशाह को अंग्रेजों से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोपहर 12 बजे बादशाह की पालकी लाल किले से बाहर निकली। पूरी दिल्ली में
यह समाचार आग की तरह फैल गया कि बादशाह सलामत स्वयं अंग्रेजों से लड़ाई करने निकले हैं। इस पर दिल्ली के और नागरिकों ने भी अपनी लाठियां, तलवारें और बंदूकें निकाली तथा वे भी लाल किले के सामने आ गए। लाल किले के सामने लगभग 70,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। सारे शहरियों ने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया, किंतु उन्हें अंग्रेजी तोपखाने से 200 गज पहले रुकना पड़ा, क्योंकि जो भी आगे बढ़ा गोली खाकर गिरा। अंग्रेजी सेना की बंदूकों से निकली गोलियां सड़क पर बारिश की तरह गिर रही थीं। हकीम एहसान उल्लाह खान ने बादशाह के पास पहुंचकर कहा कि यदि एक कदम भी आगे बढ़े तो जरूर गोली खा जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज बंदूकें लेकर चारों तरफ के घरों में छिपे बैठे हैं। आपको यहां इस तरह नहीं आना चाहिए था। सईद मुबारक शाह ने लिखा है कि हकीम एहसान उल्लाह खां की यह बात सुनते ही बादशाह सलामत जुलूस छोड़कर शाम की नमाज पढ़ने का बहाना बनाकर वापस चले गए। यह देखकर दिल्ली के गाजियों और बागियों की भीड़ हैरान रह गई और आखिर में वह बिखर गई। इस प्रकार बाबर का आखिरी वंशज अपने जीवन में पहली बार युद्ध के लिए लाल किले से बाहर आया, किंतु बिना कोई लड़ाई किए फिर से लाल किले में भाग गया। बागियों का हौसला जफर के खौफजदा होकर पीछे भागने से टूट गया। अब दिल्ली की जनता को न केवल बादशाह का अपितु अपना और समूची दिल्ली का भविष्य साफ साफ दिखाई देने लगा था। इसलिए तमाम गाजी और बागी दिल्ली से भाग छूटे। दिल्ली के बचे खुचे लोग भी अपने जानवरों को लेकर अजमेरी दरवाजे से होकर दिल्ली से बाहर भागने लगे। हिंदू राव भवन की छत पर बंदूकें लेकर खड़े अंग्रेज सिपाही यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ में आ गया कि समूची दिल्ली ने हार मान ली है। हॉटसन ने देखा कि बरेली की तरफ जाने वाले बागी सैनिकों के दस्ते दिल्ली से रवाना होने से पहले अपने गोला बारूद में आग लगा रहे थे। हॉटसन के जासूसों ने सूचना दी कि नीमच और बरेली के सिपाहियों ने अपना सामान पहले ही सड़क के रास्ते मथुरा भिजवा दिया है और खुद भी मोर्चा छोड़कर भागने को तैयार हैं। 16 सितंबर 1857 की रात मुगल बादशाहों की परंपरा में वह अंतिम रात थी जब किसी मुगल बादशाह ने लाल किले में रात गुजारी थी। उसके बाद कोई बादशाह फिर कभी लाल किले में रात बिताने नहीं आया। रात को लगभग 11 बजे बादशाह ने अपने ख्वाजा सरा को अपनी सबसे प्यारी बेटी कुलसूम जमानी बेगम को बुलाने के लिए भेजा। बादशाह ने अपनी पुत्री को बहुत से जेवर और रुपए देकर कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता था, किंतु तुम्हारी सलामती के लिए यह जरूरी है कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम फौरन अपने शौहर मिर्जा जियाउद्दीन के साथ लाल किला छोड़ दो। कुलसूम जमानी बेगम उन जेवरों और अपने परिवार को लेकर फौरन ही लाल किले से बाहर निकल गई और मेरठ की तरफ रवाना हो गई। स्वयं कुलसूम जमानी ने लिखा है कि मार्ग में हमें गुजरों के एक गिरोह ने लूट लिया तथा हमें लगभग नंगा करके छोड़ा। अगली कड़ी में देखिए, बाबर के आखिरी वंशज ने रात के अंधेरे में लाल किला छोड़ दिया।